सभा के इस सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग नैनीताल में 10 साल से लगातार गिरदा की स्मृति में कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे हैं और पिछले साल ये कार्यक्रम पिथौरागढ़ से डॉक्टर अनिल काकी और महेश जोशी जी ने ऑनलाइन किया था। इस साल थोड़ा ये कोरोना ने छूट दी है, तो लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले हम लोग कुछ लोग इकट्ठा हुए, लता भी आते रहते थे। तो ये हुआ कि गिरदा के जो कुछ गीत हैं, कुछ उनके जो कोरस हैं, वो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने रखे हैं। एक प्रकार से पूर्व जो रहा है, आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि हम लोग गिरदा की स्मृति में जुलूस निकाला करते थे, तल्लीताल से लेके यहाँ तक, उसके बाद फिर सहले हॉल तक, फिर वहाँ हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वहाँ पर होते थे। अभी अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इस वर्ष भी उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए जाए। पहले तो ये लगा कि जैसे कि मैं थोड़ा अपनी बात कह लेता हूँ, तब तक कुछ दर्शक और भी आ जाएंगे। पहले ये हम लोगों का जो था, आज से लगभग 20 साल पहले, यहाँ रंग कर्म करना या थिएटर करना या फिर कोई आंदोलन करना बहुत आसान होता था। वो आप सभी को भी लगता होगा। लेकिन अब उपभोक्तावाद के इस दौर में, जबकि इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, एक मोबाइल हमारे पास एक एंटरटेनमेंट का साधन हो गया है, तब हम लोग अपने अपने घरों में अलग अलग हो गए हैं और ये हर जगह है। इसका असर नैनीताल जैसे छोटे शहर में भी हुआ है, जो कि एक खतरनाक स्थिति लगती है। लेकिन क्या किया जाए, पहले हम लोग शायद रंगमंच इसलिए करते थे, दर्शक इसलिए आते थे क्योंकि उनके पास मनोरंजन के कुछ हद तक साधन नहीं थे। अब उनके पास पर्याप्त चीज़ें नेट में आ गई हैं। उसके बाद फिर जो मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है, इतनी बकवास उस पर आ जाती है और हम लोग वैसे वास्तव में हम वहीं पर जीने लगे। और सबसे बड़ी बात तो ये हंसी भी आती है मुझे, मैं प्रदीप पांडे जी से भी कहता था, यार साला जो हम लोग कर रहे हैं ये चीज़ ऑनलाइन है, हम लोग जो लाइव कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, ये ऑनलाइन है। अब उन्होंने, वो लोग इतने बड़े वहाँ पर मठाधीश बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने शब्द ही बदल दिए, यानी कि उन्होंने वो ऑनलाइन कर दिया, अभी हम यहाँ पर ऑफलाइन में आ गए। तो एक अलग से विचारधारा लगती है कि थिएटर भी हम लोग अब रूबरू आमने सामने नहीं कर पा रहे। उसके कारण वही है, जो एक उपभोक्तावाद का एक शिकंजा है जो हम लोग महसूस करते थे। यहाँ पर तो बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, विनोद पांडे जी हैं, राजीव लोचन शाह जी हैं, सभी लोग हैं, आप लोग जहूर आलम जी हैं, प्रदीप पांडे जी भी हैं, हरीश पाठक जी भी हैं। तो ये लोग ऐसे कुछ आंदोलनों से जुड़े रहे। वो चीज़ें अब शायद मुझे लगता है कि वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती। मैं आज सुबह भी सोच रहा था कि गिरदा आज की डेट में अगर होते तो मेरे ख्याल से 78 साल के हो गए होते। 67 में शायद उनकी मृत्यु हुई, तो 11 साल ये हैं तो 77-78 के होते। तो इस उम्र में क्या गिरदा होते, अगर हम ये मान रहे हैं, तो क्या गिरदा उसी रूप से सक्रिय हो पाते? मुझे तो लग रहा है कि उनके पास भी अजीब प्रकार का एक अकेलापन सा आ जाता है, एकाकीपन सा आ जाता है। क्योंकि अब समाज भी, हमारा जो समाज है, वो जो भी परिस्थितियां हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी स्थितियां हैं,
लेकिन ये लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा जुड़ाव नहीं कर पा रहे चीज़ों से। आज गिरधा के 11वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने ही ये अवसर दिया है, हमेशा उंगली उठा के कि भाई क्या है, मतलब कुछ तो करो। तो हम लोग इतने लोग यहाँ पर, इतने विद्वान जन यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जंतुवाल जी हैं, श्री नारायण सिंह जंतुवाल जी हैं, राजीव लोचन शाह जी हैं, और ये हमारे यहाँ पर फोटोग्राफर जो अभी उभरे हुए हैं, अमित शाह भी हैं। इसके बाद जौहर आलम जी और ललित तिवारी जी, लल्ला जी हमारे एक आदर्श रहे हैं, जिन्होंने एक नाट्य स्कूल का जो हमें एक मार्ग दिखाया। पहले ठीक है बीएम शाह जी थे, तो वो हमारी पीढ़ी के नहीं थे, तो हम लोग जो हमारी पीढ़ी के लोग गए वो आपके ही मार्गदर्शन पे गए हैं। और सारे लोग, विनोद पांडे जी हैं, प्रदीप पांडे जी हैं, सारे सीनियर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। चिलवा जी अभी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है, और दीप भाई आपका भी स्वागत है। सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। उसके लिए मैं जो हमारे सूत्रधार यहाँ पर रहेंगे, कुर्सी, ये मंच उनके हवाले करता हूँ। नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। गिरीश तिवारी गिरधा की पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आप सबके बीच सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं गुरुवाणी, जिसकी प्रस्तुति देंगे इंदर, जो एक उभरते हुए गायक हैं हमारे बीच। उनके लिए जोरदार ताली।
इतनी कम उम्र में इतना अच्छी साधना और इतनी अच्छी आवाज़, इसके लिए इनका हौसला बढ़ाइए और अच्छी तालियां बजाकर सबके बीच आ रहे हैं। और जितने भी कार्यक्रम हमने अभी यहाँ देखे हैं, सब में उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यूके ट्रेडिशनल थिएटर एंड रिसर्च नैनीताल की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आप सबके सामने ला रहे हैं आज हिमाल तुमुल धरती उछाल। चारूचंद्र पांडे द्वारा ये मूल लिखित गीत है जिसको कुमाऊनी में अनुवादित किया था हमारे गणेश तिवारी। गौरदा की लिखी है, गौरदा की। गौरदा की। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा। गौरदा की लिखी हुई ये मूल है जिसको कुमाऊनी में अनुवादित किया था गणेश तिवारी ने। ये जय हिमालय तुम
जनगीत आपके सामने पेश किया गया, ये हमारे उत्तराखंड की जो आज़ादी मिली थी हमें, जो हम उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड बना, इसके पीछे इसका बहुत अहम रोल रहा, जिसको शायद हम इतना नहीं जानते। जो आप सब हमारे महाविभूति बैठे हैं वो सब इसको ज़्यादा जानते हैं, हमें इसकी इतनी अहमियत नहीं पता। लेकिन अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा गिरीश तिवारी गिरदा की फैमिली का। आपका स्वागत है। और इस अवसर पर हम सभी गिरदा को नमन करते हैं। इससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम महासचिव उत्तर संस्था के महेश चंद्र जोशी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो यहाँ आए और अपनी बात रखें। महेश चंद्र जोशी सर के लिए जोरदार तालियां। राम सेवक सभा के सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे अग्रज, मेरे अग्रज और मेरे तमाम साथियों, आज गिरीश तिवारी गिरदा की 11वीं पुण्यतिथि है। जैसा कि हमारे साथी हरीश राणा जी ने पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, यह कार्यक्रम हम पिछले 11 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। पिछले साल हम 10वें साल को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाना चाहते थे, जो कोरोना काल के कारण, कोरोना बीमारी के कारण नहीं हो पाया।
कोशिश हमारी बहुत थी कि इसी शहर में एक बड़ा आयोजन करें, लेकिन तब ये स्थितियाँ नहीं थी कि हम आपस में ही रूबरू बातचीत करके कुछ तय कर पाते। फोन से ही हमारी बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद ये लगा कि हम ये पिथौरागढ़ जिले के पीपलतल ग्राम सभा में पीपलतल ग्राम सभा, तो उसमें कुछ काम कर रहे थे कोऑपरेटिव बेस पर। तो हमें लगा कि वहाँ गाँव में हम काम कर ही रहे हैं, तो बच्चों के साथ कुछ बातचीत इस तरह की जाए। और फोन से ही हमारी बातचीत हुई सभी साथी से। तो उन्होंने कहा यार यहाँ की स्थिति बदल रही है और वहाँ करो, और अगर ऑनलाइन उसको अगर हम जोड़ पाए तो इस तरह की कोशिश यहाँ रहेगी। वो भी ऐसा संभव नहीं हो पाया, उसके कई कारण थे। तो फिर भी कोशिश हुई, यहाँ भी वो हुआ, अपने अपने स्तर से लोगों ने गिरदा को याद किया। वहाँ 15-20 बच्चे मिल गए थे जिनके साथ हमने कुछ प्रोग्रेस किए, गिरदा के बारे में बातचीत की, एक ठीक ठाक सा आयोजन हो गया था। और इस बार भी हम कोशिश में थे कि कुछ न कुछ तो हो यहाँ पर, क्योंकि इस बहाने गिरदा को याद करने के बहाने और कई सारी बातचीतें हो जाती हैं। जैसा कि पूरा माहौल, एक तरफ कोरोना है, कोरोना की महामारी से लोग बड़े सदमे में हैं, वो हर किसी को मालूम हो गया कि हम किस स्थिति में, हम कितने गहरे पानी में हैं और किस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं और किस तरह से हमें जीना चाहिए। वो सब हम लोगों ने सीखा, समझा, बहुत सारी बातचीतें की हुई। पर जो एक सामूहिक आयोजन होते हैं, सामूहिक जो बातचीत होती है, वो नहीं हो पा रही थी। बहरहाल इधर 10-15 दिनों से कुछ साथी लोग थे, तो बनते बनते इस कार्यक्रम का एक आकार आया और आज हम यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। जैसा कि साथियों, माफ कीजिएगा, आप सब लोग साथी हैं, क्योंकि गिरदा की बात अगर हम करते हैं तो गिरदा के लिए कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब साथी होते हैं उसके। उसमें बुजुर्ग भी है, एक बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, महिला भी है, सभी है। गिरदा को जब हम याद करते हैं तो उसका एक बहुआयामी और विराट स्वरूप हमारे सामने आता है। लोगों ने गिरदा को अपने अपने तरीके से देखा, सुना, समझा है, और मैंने भी अपने तरह से उनको जिया है, वो कि मैं अपनी बात नहीं करूँगा। तो मोटा जो थोड़ी बहुत मेरे को गिरदा के बारे में जानकारी है, उसको यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा और गिरदा की ही लाइनों से याद करूँगा। माफ कीजिएगा, उनकी अब याददाश्त उनकी कमजोर हो गई है, बहुत सारी बातें भूली भी जाती हैं। उन्होंने ही अपना एक परिचय दिया है छोटा सा। गाँव गाड़ को पत पानी जुड़ दो भाई, हमारी पुरानी परिपाटी, जिला अलवर गाँव जोज पट्टी तल्ला शुंडा में हलवाले की घाटी। उस पहाड़ को जन्म दे दो, चून चून बसी है हिमालय की माटी। शीश मेरे आसमान तुझी, काठी में लोटी रोनी मेरी डांडी काठी। गिरदा का जन्म शायद महीना यही रहा होगा, क्योंकि कई तरह की बातें हैं। ठीक से उनकी एक निश्चित तारीख जन्म की वो उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो मोटा मोटा अनुमान है 10 सितंबर 1942 को, या यूं मानिए कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन जोली गांव के जीवंती देवी और हंसादत्त एक घर में एक बालक का जन्म हुआ, एक भगवा का जन्म हुआ। यही भगवा बड़ा होकर गिरीश तिवारी के बाद गिरदा के नाम से विख्यात हुआ। भगवा की प्रारंभिक शिक्षा अपने वैद्य तथा भगीरथ वैद्य जी के साथ जोली गांव में ही हुई। उसके बाद वे हाई स्कूल करने अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा में वे अपने जीजा सुरेश चंद्र मिश्र जी के घर चौधरी खोला में रहे।
गिरदा का पढ़ाई लिखाई के अलावा, पढ़ाई लिखाई में बहुत कम मन लगता था, लेकिन पढ़ना लिखना उनका एक अलग तरह का रहता था, जो अपने गांव को जानना, अपने लोगों को समझना और उनके बीच में घुल मिल कर आगे बढ़ना। उनको इसके साथ साथ खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण वे कॉलेज के अध्यापकों में सबके प्रिय हो गए, जिनमें चारुचंद पांडे जी मुख्य हैं। चारुचंद पांडे जी ने उनकी कवि और कलाकार को उभारा, पहचाना और उसको निखारा। गिरदा ने 11वीं की कक्षा में स्कूल पास करने के बाद 11वीं की कक्षा में फिर ज्वाइन की 11वीं की कक्षा, लेकिन उनका पढ़ाई से मन उचाट हो गई। उनकी रुचि अपने लोग को जानने समझने और जो गरीब हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा करने और उनकी बात को आगे ले जाने के लिए कसमस आने लगे। वो गाँव आए, गाँव आकर वो बैद जी का हाथ बढ़ाने लगे। वो गिरदा जो अपने किशोरावस्था में, जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था अल्मोड़े में, अच्छी खासी पोशाक पहने, केसों को संवारते हुए, चमाचम बूट पॉलिश करते हुए दिखता था, वो तब गांव में जाके गुड़ गोबर मिट्टी से सने हुए कपड़े, खड़े पुराने कपड़े पहनने लगा और गांव के ढोली, द्वार, मजदूर इन लोगों के साथ रहने लगे और उनकी जो परिस्थितियाँ थी उनसे बहुत व्यथित होने लगी। उन्होंने हुड़का बजाना भी सीखा, उन्होंने बांसुरी भी बजाई और उन्होंने ढोल दमाम भी बजाने शुरू किए। तो उससे गांव के बहुत सारे लोग उनसे नाराज रहने लगे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं। एक दिन इसी बीच वहाँ उनको हवलदार मेजर ब्रजेंद्र लाल शाह जी सेवारत थे, तो ब्रजेंद्र लाल शाह जी से उनका संपर्क हुआ। संपर्क तो अल्मोड़ा ही हो गया था, वो अल्मोड़ा कॉलेज में थे उस समय। लोक कलाकार संघ ही रहता है, तो बहुत उपलब्धि और उन लोगों के साथ और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। और गाँव आने के बाद वो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ से निकल गए, उनका मन उचाट हुआ, फिर चले गए। वो पूरनपुर, अलीगढ़, लखनऊ इत्यादि जगह रोजगार के घूमते। जब तराई के पूरनपुर में सुरेंद्र कुमार के साथ रहते थे, तब उन्होंने मजदूरी करनी शुरू और उसी दौरान उनका वामपंथी से संपर्क हुआ और इसी बीच उनको बीड़ी सिगरेट और दारू पीने का भी शौक चढ़ा, जो बाद में कई लोग कहते हैं कि गिरदा दारू पीते थे, लेकिन वो उसके कई कारण हैं। धीरे धीरे गिरदा का परिचय नीरज से हुआ, फैज से वो बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने फैज की कई कविताओं गजलों उनका अनुवाद भी किया। फैज की कविता को अक्सर गुनगुनाते थे। वो कुछ टुकड़ा लिया और उसके कई गंभीर कारण भी हो सकते हैं। तू गर मेरी भी हो जाए, दुनिया के गम यूं ही रहेंगे, क्यों न जहाँ का गम अपना लें, बाद में सब तद भी लें। वो बड़े इसको बार बार कहते थे। इसी बीच वो लखनऊ गए। लखनऊ में उन्हें बंशीधर पाठक की जिज्ञासु मिले और केशव अनुरागी मिले और कई सारे साहित्यकार मिले और उनका आकाशवाणी से संपर्क हुआ। लखनऊ आकाशवाणी से अभी तक वो पहले से ही करते ही थे, तो उन्होंने आकाशवाणी में काव्य पाठ करना, कवियों के साथ बोलना और तमाम सारी चीजें। इतना ही नहीं, गिरदा एकदम मस्त रहते थे। उन्होंने वर्क चार्ज, PWD को वर्क चार्ज का काम किया और बिजली विभाग में झाड़ी मजदूरी का काम किया, बाबूगिरी की संविदा में। और इसी दौरान
वो जब वो रिक्शा चलाते थे तो हुसैनगंज की एक मधुशाला में जाया करते थे, जहाँ अक्सर केशव अनुरागी के साथ वो ताली पीते हुए ढोल सागर पर बहस किया करते थे। इस प्रकार जो बहुआ था, किशोरावस्था के बाद जवानी में जब लखनऊ और यहाँ पर तमाम लोगों से मिला तो उसका रूप और उसमें निखार आते गया और धीरे धीरे वो वहाँ के प्रवासियों के बीच गिरदा गिरदा कहा जाने लगा। और वही गिरदा फिर जब ब्रिटेन लाल शाह जी के आग्रह पर नैनीताल में जब ये ड्रामा डिवीजन में आए, उनकी नियुक्ति 1968 में सौमेन ड्रामा डिवीजन में एक प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। और उसी के बाद उनका जो कलाकार था, जो उनको जानने का था, जो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, वो निखरने लगा। क्योंकि ये एक नाटक प्रभाव भी लगभग कुछ समय पहले वहाँ ये अयारपाड़ा में शुरू हुआ था, कहते हैं हटन कॉलेज में। उसके बाद भी यहीं CRST के ये बगल में आ गया था, वो बनाए गए, यहाँ स्टैब्लिश हुआ। उधर CRST का स्कूल, उधर ड्रामा डिवीजन और इधर गिरदा और गिरदा के साथी। और वो एक ऐसा माहौल था नैनीताल में, थिएटर को लेकर पहले से ही रुचि थी। यहाँ थिएटर बहुत पहले से हुआ करते थे। ये भी बताते हैं कि अंग्रेजों के समय से होते थे, आज़ादी के बाद में तमाम सारे लोग थिएटर करते थे। और उस समय का जो DSP कॉलेज था, उसमें भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत तेजी से हुआ करती थी और हर किसी न किसी विषय पर डिबेट होती थी और तमाम सारे इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे। वही CRST में भी होते थे, जो रंग कर्म से जुड़े हुए लोग, और इन तमाम लोगों से गिरदा का आपस में संपर्क हुआ। इसी बीच 1976 में युगमंच की स्थापना हुई, जिसमें दिल्ली के उप निदेशक थी नाटक प्रभाग के लेनिन पंत जी के आग्रह पर यहाँ पर अंधा योग का मंचन किया गया। तो जिसमें बताते हैं कि गिरदा, जसीराम और परमार जी का बहुत बड़ा योगदान था। इन लोगों ने CRST में बैठ के उसकी पांडुलिपि तैयार की, जो यहाँ जिस तरह मंचन हुआ। और नगाड़े खामोश हैं, ये तो मैं तो देख नहीं पाया उसको, मैं तो यहाँ आया भी नहीं था। आप लोग को सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग उससे पहले से यहाँ इन गतिविधियों में संलग्न थे। तो गिरदा की फिर यहाँ से तमाम सारी गतिविधियाँ, लेकिन वो दौर भी ऐसा था। एक तरफ आपातकाल के बाद तमाम सारी गतिविधियाँ देश के अंदर हो रही थी, तमाम उथल पुथल जैसी होती थी। फिर ये आपातकाल के बाद उधर क्या कहते हैं, जंगलों को लेकर आंदोलन चल रहे थे। उधर रेणी में, ये चमोली जिले के रेणी में महिलाओं ने चिपको जैसा नारा दिया था, वो भी वो चिपको एक गलत तरीके से आगे गया। पर चिपको का जो असली उसकी सोच थी कि लोगों के जंगल थे, लोग ये कह रहे थे कि जो हमारे जंगल थे वो ठेकेदारों को सरकार ने नीलाम कर दिए थे, और वो ठेकेदार जबरदस्ती आके हमारे गांव के जंगलों में घुस के उन जंगलों को काटते थे। तो वहाँ की महिलाओं ने उसका प्रतिरोध किया। वो तमाम सारे ठेकेदार के कारीगर जो है कुल्हाड़ी आरा लेके जब जंगल में घुसे, तो उन्होंने पेड़ को ही यूँ चिपक गए। उन्होंने कहा तुम पहले हमें काटो और तब फिर पेड़ काटो। तो इससे वो आंदोलन फैलते फैलते 1977 में यहाँ भी कुमाऊं मंडल में भी उसकी बहुत सुखगाट होने लगी, और जगह जगह जंगलों की नीलामी होने लगी और उसका विरोध होने लगा। तो उसी दौरान शायद आप लोगों को ज़्यादा याद होगा, 27 नवंबर 1977 को 28 नवंबर 1977 को गिरदा अपने साथियों के साथ, कुछ चुनिंदे साथियों के साथ, जिनमें राजीव लोचन साथी भी हैं, बहुत अच्छी तरह से गोरदा बजाते हुए गोरदा की 1926 में लिखी हुई कविता वृक्षण को विलाप, उसको संशोधित करते हुए उसका
अनुवाद करते हुए कुछ कुछ को उसकी पंक्तियों में संशोधन करते हुए वो गीत गाया गया, जो जिसका मुखड़ा हमने यहाँ पर भी गाया। आज हिमाल तुमन का धरती सो जागो जागो हो मेरा लाल, निकर दी हलो हमारी नीलामी, निकर दी हलो हमारो लाल। तो गिरजा जब भुलका बजाते आए तो मजमा दशम में लोग जुड़ते गए, उनको तो गिरफ्तार कर लिया था। अब मैं भी ये ऑब्जर्वेटरी में रहता था, ऑब्जर्वेटरी से मैं यहाँ आया था, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ ऐसा था, लेकिन मैंने माल रोड में जब हलचल सुनी और ये गाते हुए ये इनको गिरफ्तार करके वापस जब ले जा रहे थे, तब ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। और उसके बाद जब मैं CRST के पास ये रिक्शा स्टैंड के पास आया, तो CRST के बच्चे आ गए, उधर कॉलेज से आ रहे हैं, उधर पॉलिटेक्निक से आ रहे हैं, पूरा भर गया। और वहाँ ये शेर सिंह नौलिया, आज मैंने कल पता चला मेरे को शेर सिंह नौलिया की चल रही है और गिरधर नेगी चल रही है। उन दोनों भगीरथ अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ के। तो CRST के बच्चों ने जब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना यहाँ पे विरोध करने लगा, उधर शेर सिंह नौलिया भाषण देने लगे। उसी बीच अल्मोड़ा से शमशेर ये कुर्ता बंद किए हुए गला, वो क्या कहते हैं साहब, ये जो शौचालय बन गया उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने भाषण दिए थे और पुलिस वालों ने पानी का फव्वारा पानी पर डाल दिया। काम भगदड़ मची, लोग बच्चे पत्थर मारने लगे CRST के। जाते जाते वहाँ नैनीताल क्लब में गए तो नैनीताल क्लब जाते जाते वहाँ किसी ने आग लगा दी, नैनीताल क्लब भी कर लिया। तो वहाँ से गिरजा जो है फिर पूरे आंदोलनों में ही कूद गए और वहाँ से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। उस दौरान उन्होंने कई नाटकों में काम किया, कई नाटक एक 2-3 नाटक यहाँ से तैयार हो गए थे। और उसी बीच 1984 में ये पाननगर कांड भी हुआ सदर में, जिसके लिए गिरजा के यहाँ चाहे उत्तरकाशी में भागीरथी की बाढ़ हो या हवा घाट में भूस्खलन हुआ हो या करनी में कई परिवार भूस्खलन में दबे थे उनकी बात हो, गिरजा सब जगह पहुँचे। उन्होंने उन सब इस तरह की आपदाओं पर, प्राकृतिक आपदाओं पर और जो हमारी सत्ता द्वारा जो नियम काम किए गए थे उनका विरोध किया। और ये विरोध आगे बढ़ते बढ़ते 1984 में नशानी रोजगार तो आंदोलन में परिवर्तित हुआ, जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और यहाँ नैनीताल में भी, नैनीताल के आसपास तमाम जगह उन दिनों जागर सक्रिय हो गया था। ये 83 में जागर की स्थापना हुई और 84 में नशानी रोजगार तो आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन में भी गिरजा की बहुत बड़ी भूमिका रही। गिरजा में एक बात थी, वो अनुशासन के पक्के थे। भले लोग कोई उनसे कह देता था कि ये दर्दबाज है, ये है स्वेटर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब काम हो जाता था वो काम करते थे। उन्होंने नशा नहीं रोजगार को आंदोलन के दौरान कभी दारू नहीं दी, हमने कभी नहीं देखा, या उनके साथियों ने भी शायद दारू पीते रहे। वो नशा तो आंदोलन इतना पूरे उत्तराखंड में फैला। 17 जून को यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत बड़ा जुलूस निकला उत्तराखंड आंदोलन से के दौरान से भी बड़ा जुलूस निकला। और जिसमें गिरजा ने एक रचना रची थी, कूच करो भाई कूच करो, जन एकता कूच करो, शांत हिमालय धड़क रहा है दुष्टों की करतूतों से। तो इस तरह की यहाँ कहीं लिखा भी होगा। और जो इस तरह की गीतों की रचना की। 94 के आंदोलन के बाद कुछ घुटन आई, जो संघर्षवाणी का पूरा एक जो संगठन था उसमें कुछ बिखराव आया। IPF उससे अलग हुआ। गोपी IPF इंडियन पीपुल्स फ्रंट जन संस्कृति मंच के भी गिरजा संस्थापक सदस्य रहे हैं। लेकिन जब ये टूटन आई तो गिरजा भी बहुत टूटा, क्योंकि उसकी एक लंबी मेहनत थी। गिरजा खाली मतलब जो गाता था, लिखता था, खाली मतलब लोगों को सुना देने या मतलब उनका मनोरंजन करने के लिए उसको कुछ नहीं था। उसका लोगों को एकजुट करना और समाज की बेहतरी के लिए और व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो भी वो संभव ही था। और आज तो और भी परिस्थितियाँ बदल गई हैं।
और बात वही आगे बढ़ रही है। तो जब नशा नहीं रोजगार तो आंदोलन शांत बात 1985 की है। गिरदा बहुत टूट चुका है, वह अपने को अकेला महसूस करने लगा। उन्हीं दिनों के गिरदा से और नजदीकी बढ़ी लेकिन जब उनका विधान सभा करके जब तक और बहुत सारी व्यथाएं उसकी होती थी, वो गिरदा के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना हुआ। जब वो ये नैनीताल क्लब के पास चीना बाबा मंदिर के पास एक कमरे में रहते थे, उनके साथ राजा बुरा और उनका बेटा भीरम साथ रहता था। वो तो बड़ी अलग अलग यादें हैं, उसमें तमाम तरह के लोग वहाँ आते थे। वहाँ गिरदा कुछ न कुछ रखते रहता था, अपना जो रोज़ का काम होता था उसके अलावा गिरदा वहाँ पर रचनाएँ कर रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग चाय भी पी रहे हैं और अपने अपने तरफ से लोग वहाँ पर काम तरह की गतिविधि में सीख रहे हैं और फिर आ रहे हैं अपने अपने जगहों पर, अपने अपने मंचों में। वहाँ फिर उनका प्रस्तुतिकरण भी होता है और उधर जागरण भी सक्रिय था। तो उसी बीच गोरख पांडे ने आत्महत्या की, सफदर हाशमी की हत्या हो गई। सफदर हाशमी ऊपर नाटक करके जनजागरण करते थे, लोगों के बीच में जाते थे। तो ये तमाम सारी घटनाएं घट रही थी। उसी दौरान उधर 1988 में पत्रकार उमेश तुहान की हत्या हो गई। ये तमाम सारी चीज़ें जरूरी थी जो हमारे समाज को उद्वेलित कर रही थी और बहुत बड़े आंदोलन हुए जिनमें गिरदा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे 1994 आया और 1994 के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वो एक यादगार दिन थे जो संघर्षों जिनमें सारे लोग उस संघर्ष में शामिल थे, उसमें भी गिरदा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गिरदा ने गीत रचे, कविताएं ही नहीं रची, उनको सड़कों पर भी गाए और खुद भी गाया और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को जोड़ा और हजारों लाखों लोगों को गाए। जगह जगह चाहे गिरदा हों, जोहर आलम की कवि हैं, इनकी भी एक कविता अक्सर बहुत हो रहती है, लफाजो पाखंडे नहीं उत्तराखंड से। ये एक और है, ये सन्नाटा तोड़ गया। और बल्ली सिंह चीमा उधर से, वहाँ से नरेंद्र देवी और भी कई लोग जो जनगीत गा रहे थे, उन सबका एक मिलन जगत से हुआ। और उत्तराखंड आंदोलन में तो मतलब मैं तो क्या कहूँ, मतलब उस समय तो हमारा, मैंने तब समाचार में था और मुझे जरूरी है कि उस समय मेरा जो था और हमारे साथियों का गांव से लेकर दिल्ली, लखनऊ, बम्बे, यहाँ तक कि मतलब बाहर कहीं कहीं बाहर देशों में भी इस तरह का संपर्क था। और जब उत्तराखंड बुलेटिन निकलता था तो गिरदा की रसीद होती थी। उत्तराखंड आंदोलन के बाद जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ और यहाँ कर्फ्यू वगैरह लगा तो बड़ी सुनसानी छा गई और आंदोलन भी धीरे धीरे सामान्य होता गया। फिर 1995 में गिरदा ने एक गीत की रचना और करी, उसको लेकर भी पूरे उत्तराखंड में गिरदा ही नहीं, गिरदा के साथी भी हुए और उस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए। लेकिन जब जनता पस्त पड़ जाती है तो उसको दोबारा एकत्रित करना, उसमें वो जोश भरना आसान काम नहीं था। परिस्थितियाँ बदलते गई। 2000 में राज्य बना, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद उत्तराखंड की सत्ता उन लोगों को सौंपी गई जो न उत्तराखंड आंदोलन में थे, न उत्तराखंड राज्य का कॉन्सेप्ट, उसका सोच, उसका स्वरूप उनके पास था। वो लोग आए और उन्होंने भी दो मुख्यमंत्री आते ही। फिर जब चुनाव हुए उस दौरान, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में ही राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा जनता की ओर से आया था, तो हम लोग भी
राज निहित तो नारे के साथ उस आंदोलन में गुजरे थे। हम लोगों ने भी विरोध किया था। मुझे याद है मैं जब दिल्ली उत्तरकाशी पौड़ी इधर सब होते हुए जब मैं पौड़ी से गाँव आ रहा था पर्चे बांटते हुए, तो मैं देखते जा रहा था कि चुनाव का जो संगठन जो बहुत सक्रिय हो गए थे, तब राज्य दूर हट गया था। चुनाव लड़के उस राज्य की सत्ता को संभालने का जज्बा उनमें जगह हो गया था। वो भूल गए थे कि मुजफ्फरनगर कांड में, उत्तराखंड आंदोलन में हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ। मुजफ्फरनगर के कांड में हमारे कई भाई शहीद हो गए। यही नैनीताल नहीं, प्रताप को मार दिया गया था। प्रताप का क्या दोष था? इतने बड़े आंदोलन में 40-42 लोग तो मारे गए और माँ बहनों की इज्जत अलग लुटी गई और हम भूल गए उस वक्त। हम चुनाव में आए तो उस समय में देखता था नैनीताल आते आते हम 3-4 लोग रह गए थे। या तो लोग भूमिगत हो गए थे या मतलब बिल्कुल तटस्थ हो गए थे। तो गिरजा ने उस आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार हमें यहाँ पुलिस के लाठी डंडे भी खानी पड़े, हारने नहीं रहे, कई लोग को जेलों में डाल दिया। 1900 राज्य बन जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब कांग्रेस की सरकार आई, अंधी तिवारी कहते थे कि मेरे लाश पर उत्तराखंड बनेगा, वही फिर इसके मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल किया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा उत्तराखंड को नहीं किया कि जिससे ये उम्मीद होगी कि भविष्य उत्तराखंड का उत्तर। फिर धीरे धीरे नदियों में हस्तक्षेप होने लगा। वो तो बहुत पहले से होने लग गया था। टीरी राम तो बहुत पहले करने लग गया था, जिसमें बहुत लाठी डंडे खाए, गिरदा ने भी खाए। नदियों में फिर क्या होने लगा, जब टीरी राम का विरोध हुआ और मतलब इसके बात करने लगे तो उसका विरोध हुआ, तो हमारी सरकारों ने नदियों को सुरंग के द्वारा कहीं दूर निकाल के वहाँ ये जल विद्युत परियोजनाएं बनानी शुरू की, तो उससे भी गाँव में तबाही आने लगी। जो 2013 में तबाही आई थी, जिसमें हजारों लोग केदारनाथ घाटी में बह गए थे। और जहाँ जहाँ भी ये नदियाँ बही, चाहे वो पिंडर नदी हो, केदारनाथ घाटी हो, मेघना नदी हो, या ये पिंडारी ग्लेशियर वाली नदी हो, सदी नदी, सब जगह ये तबाही बची। लेकिन जो केदारनाथ में जो तबाही बची वो हम कभी भूल नहीं सकते। वो सब हमारी सरकार की थी। और गिरदा ने इससे पहले ही एक गीत कविता रहती थी, वो शायद मंगलू भाई को याद होगी, शायद मौका लगेगा नदी को लेकर है कि भविष्य के साथ। उसके बाद जो हमारी नदियों में कब्जे होने लगे, हमारे वनों में कब्जे होने लगे, हमारी पंचायतें हमसे छीनी जाने लगी, और उसके विरोध में जब लोग लामबंद होने लगे तो गिरदा उसमें भी गए। चाहे बलिया नाले वाली बात हो या कोसी नदी के सूखने की बात हो या नदियों में बाढ़ या सुरंग नदी की बात हो, गिरदा ने उस पर भी रचनाएं की। और अगस्त में 2010 का अगस्त है, आते आते गिरदा का स्वास्थ्य तो वैसे ही पहले से ही खराब रहने लग गया था। तो दवा वगैरह नहीं लाके लोग नहीं तरह से चाहते थे, लेकिन वो रह नहीं सकते थे। लेकिन जो हमारी एकजुटता थी, जो चाहे संस्थागत हो, चाहे वो थिएटर में हो या आंदोलन में या जन संगठन में, सब में बिखराव आ चुका था। गिरदा अगस्त से पहले 1-8 महीने से तो मिले थे। गिरदा ने कहा यार वो सब लोग तो सब नेता बन गए, सबको अहम हो गया, सब निकलने लगे और कुछ ही नहीं हुआ। हमने कुछ भी नहीं किया, न हम अपने घर के निकल पाए, न समाज से निकल पाए। एक जुटता कैसे मिलेगी। और उस दिन मैंने गिरदा को रोते हुए देखा और ये मुझे लगने लग गया था कि ये आदमी अब शायद साथ छोड़ने वाला है। तो गिरदा मरने से पूर्व देहरादून गए थे, वहाँ उन्होंने काव्य पाठ किया और उसके बाद वो जब वापस आए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी
और एक दिन मेरे को पता चला कि गिरदा बीमार है, मुझे बहुत बारिश लगी हुई और मैं भी ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गिरदा से मिलने आया और बिजली नहीं थी, संपर्क हमारा लगभग 2 सप्ताह था। बाद में पता चला कि गिरदा को दूसरे भगवानी लगे और 10 अगस्त को 22 अगस्त को हमें ये खबर मिली कि हमारा साथी गिरदा अपना शरीर त्याग चुका है और 23 अगस्त को हम सभी लोग, हजारों लोग गिरदा को यहाँ के सम्मान घाट में उनका दाह संस्कार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब हम गिरदा को याद करते हैं तो मुझे तो किसी कोने में लगता है गिरदा कहीं से देखा है। वो कह रहा है यार राजू बस थोड़ी से थक गए तुम। अरे यार बुरे रहा ऐसा हूँ, आप घाट को थके जाना और जोर से नहीं हो तो यार बुरा योग होना चाहिए। तो यही सब साथी योग लगाते हुए यहाँ पे पहुँचे। आप लोग भी आए हो और ये योग लगाते रहना और ये बात आगे बढ़ते जाएगी। बेटा का तो सपना था हम एकजुट रहें, हम साथ रहें, हम समाज की बेहतरी के लिए तो समय निकालें। तो ये एकजुटता हमारी बनी रहेगी। हम शुक्रगुजार हैं महेश चंद्र जोशी जी के कि उन्होंने गिरीश तिवारी गिरदा के बारे में इतने विस्तार से बताया, उनका जीवन परिचय हमसे कराया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रंगकर्मी अनवर रजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो एक मार्मिक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अनवर रजा जी। नमस्कार। मैं जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अपराध और दंड, जो अमेरिका की एक सच्ची कहानी है, जो हो सकता है आपने भी सुनी हो या पढ़ी हो। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी अपराध और दंड। अमेरिका में एक 12 साल का लड़का रहता था। एक दिन वो एक स्टोर में गया, उसने इधर उधर देखा और 2 पैकेट चुराए और भागने लगा। गार्ड ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। वो गार्ड की गिरफ्त से फिर छूटा और फिर भागा और इस भागने के चक्कर में स्टोर का जो सेल्फ था वो टूट कर नीचे गिर गया। लेकिन अंत में वो लड़का पकड़ा गया। स्टोर का मालिक न्यायालय यानी कोर्ट में पहुंचा और उसने जज साहब के सामने सारी बात रख दी। जज साहब, ये वही लड़का है जिसने मेरे स्टोर में चोरी करी थी और मेरे स्टोर के शेल्फ को तोड़ा था। इसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है जज साहब। मैं चाहता हूं उसे कठोर से कठोर दंड दीजिए। जज साहब ने सारी बातें सुनी। उसके बाद उस लड़के से सवाल करने शुरू किए। सुनो, क्या तुमने सचमुच में ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी? उस लड़के ने जज साहब को देखा और नजरें झुका के बोला, जी हाँ हुजूर, मैंने ही ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। तो तुमने चोरी क्यों करी थी? मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी जज साहब। तो तुम खरीद लेते? मेरे पास पैसे नहीं थे हुजूर। तो तुम अपने घर वालों से मांग लेते? अब मैं आपको क्या बताऊं हुजूर, मेरे घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है जो बीमार है और बेरोजगार है। मैंने उसी के लिए ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। तो क्या तुम नौकरी नहीं करते हो? मैं भी नौकरी करता था हुजूर। एक कार वॉश में मैं भी नौकरी करता था। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और मैं उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गया जज साहब। आपको यकीन नहीं होगा, जब अगले दिन मैं काम पर पहुंचा तो उसके मालिक ने मुझे काम से ही निकाल दिया। जज साहब ने उससे अब आखिरी सवाल किया, सुनो, तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? बोलो, मुझे इसका जवाब चाहिए। उस लड़के ने बड़े मासूमियत से जवाब देना शुरू किया, जज साहब, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह से घर से निकल गया। तकरीबन 50-60 लोगों के पास मैं गया। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े जज साहब, लेकिन किसी को भी मुझ पर दया नहीं है। मैंने उनसे बोला, मेरी माँ बीमार है, बूढ़ी है और उसने 3 दिन से कुछ नहीं कहा है जज साहब। लेकिन किसी पर भी मुझे दया नहीं आई।
और तो और सब लोग मुझ पर हंसने लगे जज साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या करता जज साहब, मैं क्या करता। जज साहब ने ये सब सुना और उसके बाद अपना फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी करना जुर्म है, लेकिन ब्रेड की चोरी करना बहुत ही शर्मनाक जुर्म है, जिसके लिए हम सब के सब जिम्मेदार हैं। मैं कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स, मुझको मिलाकर सब के सब मुजरिम हैं। मैं कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स को $10 जुर्माने की जमा करने का हुक्म देता हूं और कोई भी $10 दिए बगैर इस कोर्ट रूम से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद जज साहब ने अपनी जेब से $10 निकाले और मेज पर और पेन उठाकर लिखना शुरू। मैं स्टोर के ऊपर $1000 जुर्माना लगाता हूं कि उसने एक भूखे बालक को गैर इंसानियत ढंग से पुलिस के हवाले कर दिया। अगर स्टोर का मालिक चाहता तो इस लड़के को मदद करके वहीं पे केस समाप्त हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और कोर्ट ये भी हुक्म देती है कि ये जो $1000 हैं इस लड़के को दे दिए जाएं। और कोर्ट का ये भी फैसला है कि इसकी शिक्षा दीक्षा सरकार करेगी। और कोर्ट इस सब के लिए इस लड़के से माफी चाहता है। जज साहब के इस डिसीजन को सुनकर कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स की आंखों से आंसू बहे। और वो लड़का, जी हाँ, वो लड़का भी सिसकियां मार मार कर रो गया और वो बार बार जज साहब को देखा। और जज साहब अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए धीरे 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 करके कोर्टरूम से बाहर चले। तो क्या हमारे समाज, हमारे सिस्टम या हमारी अदालतें भी इस तरह का फैसला ले सकती हैं? और चाणक्य ने भी कहा है, अगर कोई भूखा व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उस देश के राजा के हाथ काट देनी चाहिए। द्वारा प्रस्तुत एक मार्मिक कहानी, जिसका बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हमारे देश में कोई बच्चा अगर ब्रेड की चोरी करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं वो हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम विनय राणा जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। वो एक गिरदा की एक कविता लेकर आते हैं। विनय राणा। जिंदगी में जरूरी नहीं, जिंदगी में जरूरी नहीं हर तमन्ना हमें मिल जाए। छोटे छोटे पलों को हम भूल जाते हैं उन्हीं तमन्नाओं के। काश काश उन पलों को हम मुस्कुराते हुए जिए तो जिंदगी का पहलू कुछ और ही हो, कुछ और ही हो। नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है विनय सिंह राणा। आज आप सभी के सम्मुख मैं गिरदा की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे और क्यों ना लगे ये कविता गिरदा की। अजीबा क्या बात तुम्हारी, अजीबा क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी, खेत तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई हर बिसात तुम्हारी, सारा पानी चूस रहे हो, नदियां समुंदर लूट रहे हो, सारा पानी चूस रहे हो, नदियां समुंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूद रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सारी मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रोकड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल बह पारी तब क्या होगा, नगर उधारी तब क्या होगा। अरे वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी, योजनाकारी नगर उधारी, बोल बह पारी तब क्या होगा, नगर उधारी तब क्या होगा, नगर उधारी तब क्या होगा। तब शायद कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ बचेगा ही नहीं, या फिर कुछ बचा ही नहीं। एक तो गिरदा की कविता
और ऊपर से इतनी शानदार और जानदार आवाज़ के साथ प्रस्तुति दी विनय राणा ने। अब हम फैज़ अहमद फैज़ साहब के गीत हम मेहनतकश फनकारों का अनुवाद पेश कर रहे हैं आप सबके सामने, हम और बागवानी कोरस के साथ।
जवानों से जो अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस कोरस के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे एच.एस. राणा जी को, जो हमारे सामने गिरदा की कुछ बातें रखेंगे। एच.एस. राणा। मुझे लग रहा कि मैंने सारी बातें तो कर ही दी है। आप राजीव लोचन साहब जी अगर आप कुछ बातें करना चाहें, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बोलने को तो ही होनी चाहिए, अगर तुम मजबूर करोगे तो दूसरी बात है। इसलिए अगर आप ये सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम यही सुना है ना, हाँ तो यही सुनाते हैं। तो अभी फिर बोलने का कार्यक्रम फिर बाद में करेंगे, क्योंकि फिर एक लहर सी उठती है दिल में, कहीं हो जाता है। तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ अभी गिरदा की विशेष हमारे सामने है, उनका भी सबका यहाँ पर स्वागत है। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये बनते बनते हुई हैं बहुत, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे हमारे हाथ में मोबाइल है, तो क्योंकि हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिला तो हम लोगों ने ऐसी इस चीज़ को किया है। ज़्यादा उसको ना लेते हुए फिर हम अगला स्टार्ट कीजिए। अगला क्या हमारे साथी रंगकर्मी मोहम्मद जावेद हुसैन आपके सामने हरिशंकर प्रसाई जी के व्यंग लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद जावेद लोगों के सामने मैं हरिशंकर प्रसाई जी की कुछ व्यंग लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ आजकल चल रहा है कि गिरदा की एक कविता है जिसमें कुछ लाइनें हैं कि मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी गीला धुआं है, साग क्या छौका कि गाँव में महका है, ओ दी हो लाली। लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया है कि हर गांव में अब रसोई में गैस आ गई है, और उस गैस की जो सब्जी होती है उसकी महक तो शायद बगल में बैठे इंसान को भी सही से ना आए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक छोटी सी चीज है कि व्यंग, जो कि आम जिंदगी में हर कहीं चलते हैं, शायद चार लोग बैठे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ व्यंग होते रहते हैं। उसी तरीके से ये 3 व्यंग मेरे पास है जिनको मैं आपके सामने यहाँ पर छोड़ दूंगा। अब मैं एक बच्चों का खेल जैसा खेलूंगा और उसके बाद ये कहानी को शुरू करूंगा। ईको टूको तीको झारो भांजो लांबा सीटो, ईको टूको तीको झारो भांजो लांबा सीटो। क्या बात। सबसे पहला व्यंग, जी सुनिएगा। हाँ कहिए। आप शिक्षक हैं? जी हाँ। क्यों? आप कौन से स्कूल में शिक्षक हैं? जी मैं लोक हितकारी विद्यालय में। क्यों, कोई काम है? जी हाँ, वो मुझे अपने लड़के को स्कूल में भर्ती करवाना था। हाँ तो हमारे स्कूल में करवा दीजिए ना। जी वो तो ठीक है, लेकिन स्कूल कैसा है? एकदम नंबर 1। अरे बहुत अच्छे शिक्षक है, बहुत ही अच्छा वातावरण है और बहुत ही अच्छा स्कूल है। जी तो फिर आपका बेटा भी वहीं पढ़ता होगा ना? जी नहीं, मेरा बेटा तो आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। ईको दूको तीको झारो भांजो लांबा सीटो, ईको दूको तीको चाको पांजो लांबा सीटो। समझौता। अगर किसी सड़क पर 2 साइकिल वाले टकराकर गिर जाए तो उनके लिए लाजमी ये है कि वो उठकर सबसे पहले लड़े और उसके बाद धूल झाड़े। और ये पद्धति इतनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है कि गिरकर उठकर ना लड़ने वाले को
बुज़दिल माना जाता है, ना कि क्षमाशील संत। इसी दिन एक और बात हो गई कि दो साइकिलें सड़क के बीचों बीच में टकरा गई और गिर पड़ी। उनके साइकिल सवार जैसे ही उठे, उन्होंने एक दूसरे को ललकारा, अंधा क्या देख के नहीं चला सकता है? अबे अबे तो गलत साइड पे आता है और ऊपर से आंखें दिखाता है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ऐसा कनपट्टी पे हाथ मारूंगा ना, तेरा कनपट्टा फट जाएगा। अच्छा हाँ, तू क्या कनपट्टे पे हाथ मारेगा? मैं ना तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा, समझे क्या? अच्छा खोपड़ा फोड़ेगा? हाँ तो तुझे तो मैं बताऊं, तू समझ गया ना अपने आप को? अबे तूने क्या समझा अपने आप को? ले क्या किसको ले क्या? अबे बता रहा हूं तुझे, समझ गया क्या? यहीं पे बहुत ज्यादा बोलने लग गया। अबे तुझे तो मैं बताऊंगा, देख तू मिल मुझे थोड़ी देर में। अबे थोड़ी देर क्या, अभी मिल। तू 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 और जैसे ही दोनों आपस में सर फोड़ने के लिए गुत्थम गुत्था होने ही वाले थे कि तभी एक आदमी बीच में घुस गया। अरे यार, अरे रुको यार, अरे मेरी बात सुनो। देखो पहले बात सुन लो, फिर तुम लड़ लेना। देखो तुम्हें उनका सर फोड़ना है और तुम्हें उनका सर फोड़ना है। मतलब ये हुआ कि जब दोनों के सर फूट जाएंगे तो दोनों का संतोष होगा, है? तो एक काम करो, वो जो सामने बिजली का खंभा दिख रहा है ना, उस पे जाके अपना सर मार के फोड़ लो और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो यार। इस बात का असर पब्लिक पर कुछ यूं हुआ कि भीड़ हंस दी और वो दोनों भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह उन दोनों का समझौता हो गया। तीको तुको ती, क्या करूं, अब एक ही बचा है और यह है सुधार। एक जनहित की संस्था में कुछ लोगों ने आवाज उठाई। इस संस्था में सारा काम असंतोषजनक चल रहा है। हाँ सही कह रहे हो भाई। अरे भाई इसमें सुधार होना चाहिए। हाँ क्यों, सही बात है सही बात है। अरे ये संस्था तो डूब जाएगी। अरे इसे हमें डूबने से बचाना होगा, उसके लिए या तो सुधार करो या फिर इसे भंग कर दो। अब जब इतनी बातें हुई तो जो संस्था के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, देखिए साथियों, आप लोगों की बात सही है, लेकिन अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप में से किस किस को असंतोष है? उन सदस्यों में से 10 लोगों ने असंतोष व्यक्त कर दिया। फिर हमारे जो संस्था के अध्यक्ष थे उन्होंने उन लोगों से कहा, देखिए साथियों, हमें संस्था में आप सभी का सहयोग चाहिए। संस्था का काम सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए आप लोगों का साथ में होना जरूरी है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि संस्था में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। कृपा कर आप 10 लोग बताइए। उन 10 लोगों ने संस्था में सुधार करने के लिए जो 10 सुधार सुझाए वो ये थे। संस्था में 4 सभापति होने चाहिए। संस्था में 3 उपसभापति होने चाहिए और 3 मंत्री और होने चाहिए। उन 10 लोगों को संस्था के काम से बड़ा असंतोष था। हमारे नैनीताल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिसका जीता जागता लड़ना आपने देखा मोहम्मद जावेद हुसैन की टीम में और हरीश शंकर प्रसाद जी के विरोध में। अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे पूरे कोरस के लिए ओ जेता एक दिन तो आ लो सभी साथी कलाकार।
एक दिन तो आलो दुनिया दुनिया में किसी शानदार प्रस्तुति के बाद हमारे साथी रंगकर्मी रोहित वर्मा आपके सामने ला रहे हैं उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, जो गिरदार का मूल गीत है। रोहित वर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरधर जी का एक गीत उत्तराखंड मेरी मातृभूमि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ क्या होती है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एट रैंडम है ये, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कोई इच्छुक है? मैंने अकेले लो, अकेले? अगर हिम्मत है। चलिए। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि के साथ प्रस्तुति दी रोहित वर्मा ने, बहुत शानदार प्रस्तुति। क्योंकि गायन के साथ साथ अगर आप कोई संगीत कोई साज भी बजा रहे हो तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। इनको देखकर मुझे अभी हमारे जो इंडियन आइडल बने हैं पवनदीप राजा, उनकी याद आ गई। बहुत अच्छे हमारा गौरव है वो। और इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नवीन मेघालय जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो हरिशंकर प्रसाई जी के व्यंग लेकर आ रहे हैं आपके सामने। नवीन मेघालय। अरे ओ पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मनकर बोल रहा हूं। जीवन भर तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते। जीवन भर तुम जिससे नफरत करते रहे,
उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो? अरे मरते दम तक जिसको तुमने चुल्लू भर पानी तक नहीं दिया, उसके हाथ तुम गंगा जी में बहाते हो। तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो। इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नरक से बोल रहा हूं। लेकिन मुझे क्या पड़ती कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर मैं आज इस नरक के कोने से तुमसे कुछ बोलता, पर आज ही मैंने सुना कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। मैंने सुना तुम्हारे एक मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, बल्कि मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या, मारा जाऊं और खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं, भूख से मर जाऊं और भूख को मुझे मारने का श्रेय तक ना मिले, अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में अन्न का नाम तक ना आए। खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता। तिरस्कार का स्वाद चखते चखते मेरे लिए सहानुभूति उसी तरह अरुचिकर हो गई थी जिस तरह शहर में रहने वाले के लिए देहात का शुद्ध घी। पर आज ये घटना यहां इस लोक में घट गई। हुआ ये कि स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसके दूसरी ओर से मेरे कुत्ते ने मुझे झांक कर देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य और शोक का ठिकाना ना रहा। मैं यहां नर्क में और मेरा कुत्ता वहां स्वर्ग में। मेरा कुत्ता बड़ा ही प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी प्यारा। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया, वो भी ऐसे कि मरा भी साथ में, कभी छोड़ के नहीं गया। पास का सेठ इसे पालना चाहता था, सेठानी इसे बहुत प्यार करती थी, पर इसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। मैंने इसे कभी लुभाया नहीं, कभी ललचाया नहीं। मुझे तो सुख ही मिला कि मेरा कुत्ता आनंद से स्वर्ग में। पर अपने प्रति हुए इस अन्याय को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और भाई, ये कोई तुम्हारा मृत्युलोक तो है नहीं कि जहां फरियाद ना सुनी जाती हो, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता हो, जहां लाल फीताशाही के कारण आग लगने पर 3 साल बाद आग बुझाने का ऑर्डर दिया जाता हो। यहां फरियाद तुरंत सुनी जाती। तो मैं भागकर भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय सहने के बाद इस उम्मीद से यहां आया था कि यहां तो मुझे न्याय मिलेगा, पर यह क्या भगवान, मैं यहां नर्क में और मेरा कुत्ता वहां स्वर्ग में। कभी कुछ गलत काम नहीं किया भगवान, भूखा मर गया लेकिन कभी चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और ये कुत्ता, अरे जैसे कुत्ता होता है वैसे ही तो है। कई बार आपका भोग खाते हुए पिटा है भगवान ये, और आपने इसे स्वर्ग में रख दिया। तो भगवान ने एक बड़ी सी बही निकाली, बही का पेज पट्टा और चश्मा। हाँ, भगवान भी चश्मा लगाते हैं क्योंकि उन्हें भी कभी कभी कम दिखाई देता है। तो उन्होंने चश्मा लगाया और देखकर कहा, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा, नहीं भगवान, मैंने आत्महत्या नहीं की, मैंने तो मरने के तुरंत बाद जला दिया गया था। भगवान बोले, नहीं, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। तुम्हारे अन्न मंत्री ने यह बात संसद में कही है।
और तुम्हारे पोस्टमार्टम से ये बात सिद्ध हुई है, तो भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे। जब मैंने उनसे ये कहा कि भगवान ये रिपोर्ट झूठी है, मेरा तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, मैं तो मरने के तुरंत बाद चला दिया गया था। और फिर 10 दिन बाद संसद में प्रश्न पूछे भी गए, तो पोस्टमार्टम क्या मेरी रात का हुआ? और तब जाके मैंने भगवान को पूरी बात सुनाई। लो आप भी सुनो। आप नहीं जानते ना कि मैं कहां रहा, किसके साथ रहा, कैसे जिया, कैसे मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब किताब रखता ही नहीं। और तुम क्या जानो, जब मैं जिंदा था तब भी मैं बस सांस ही लेता था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं मृत्यु को हर रोज टालता जाता था। वास्तव में तो जन्म के बाद एक क्षण भर ही मैं जिंदा रहा और दूसरे क्षण मेरी मौत हो गई। खैर, बजाज उस अटालिका को तो आप जानते ही होंगे। उसी के पीछे से एक ओर से पखाना साफ करने का दरवाजा था। बाजार की उस अटालिका को तो आप जानते ही होंगे। उसी के पीछे से पखाना साफ करने का दरवाजा था और दीवार से चिपककर मेरी छपरी। अटालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़कर वहां शौचालय बनाना चाहता था। अगर मैं मरना चाहता तो एक गरीब आदमी की झोंपड़ी पे अमीर आदमी के सुलभ शौचालय की विधि भी अपनी आंखों से देख लेता। खैर, मैं यही रहा, मेरे पास अन्न ही अन्न था आसपास, पर मैं भूखा था, बेकार था। दीवार के उस पार से जो चूहे आते थे वे दिन प्रतिदिन मोटे होते चले जाते थे और 2 दिन तो साले इसलिए नहीं आए कि निकलने की जगह बना रहे थे, इतने मोटे हो गए थे। मैं फिर भी भूखा था, बेकार था। अनाज 10 रुपए सेल था, इससे सस्ती तो मौत थी। और फिर एक दिन मेरी मौत भी आई और जिस दिन आई उस दिन अटालिका के सामने वाले सेठ के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था साहब, सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न थे, पर कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उसी दिन मेरी मौत भी धीरे धीरे काला पंछा बढ़ाते मेरी ओर आ गई। पेट में मरोड़ उठी, आंखें धुंधली पड़ने लगी। दीवार की उस पार से पकवानों की सुगंध आ रही थी। संतोष सिर्फ इस बात का था कि पकवानों के आसपास मृत्यु ही मिली। जब मैं मर रहा था तो मेरा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार चला गया और वहां जाके पकवान खा गया। वहां के मालिक ने खींच के उसको एक डंडा मारा और मेरा कुत्ता करहाता हुआ मेरे पास आके पड़ गया। चीखता रहा, मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर इस जानवर के सामने चिल्लाने में मुझे लज्जा है। पेट में आखिरी मरोड़ उठी और पंछी ने पिंजरा तोड़ा। मैं बोल रहा हूं, मैं नरक से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं नरक से बोल रहा हूं। इतनी खूबसूरती से नवीन बेगसा जी वाद्य यंत्र बजाते हैं, इतनी ही खूबसूरती से इन्होंने अभिनय किया और हमें प्रस्तुति दिखाई। उसके ऊपर हरिशंकर प्रसाद जी का इतना बड़ा व्यंग
जो समाज के ऊपर गहरा आघात करता है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंदर सिंह जो युवा गायक हैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। इंदर सिंह। Ah
युवा गायक इंदर सिंह और गौरव, इन दोनों की शानदार प्रस्तुति में जो संगीत पर साथ दिया है वो नवीन बेगाना जी, अमन महाजन और संजय जी। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और गिरधा की 11वीं पुण्यतिथि पर जो आयोजक हैं उत्तराखंड ट्रेडिशनल थिएटर एंड रिसर्च नैनीताल उत्तर के संस्थापक वरिष्ठ रंगकर्मी HS राणा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ और तमाम आए हुए लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करें। नमस्कार। अब ज़्यादा समय हो गया आप लोगों का साधुवाद। असल में क्या था कि ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऐसा कुछ भी नहीं है कि उत्तर में हम लोगों ने क्या किया था, मैं हुआ, जोशी जी हुए, राजेश आर्या जी हुए, भुवन था, वो हमारे 20 साल नहीं रहा। तो हम लोगों ने एक सोचा कि एक उत्तर बना दिया जाए, एक संस्था बना दी जाए। 2009 में बना दी थी, वो अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ठीक है, ये था कि मोबाइल फोटोग्राफी एग्जीबिशन हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट की। फर्स्ट वो बाद में मालूम चला कि वो इंडिया में फर्स्ट मोबाइल फोटोग्राफी एग्जीबिशन थी, इसमें अनुदा वगैरह थे, तो सारे लोग थे। 2009 पे और 2010 में ये हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम होना था, एक हफ्ते पहले मैं इसमें सबसे, हाँ ये आभार ही व्यक्त कर रहा हूँ, इसमें 2 मिनट और रुक जाइए आप लोग। क्या था, हम लोग एक हफ्ते पहले या उससे पहले कहीं कुछ सुन रहे थे, तो एक हफ्ते पहले नवीन बेगाना जी जो हैं यहाँ पे, अभी शायद बाहर गए, जो अभी हारमोनियम यहाँ पर तो आ गए हैं। तो इनका एक इनसे भी बातें हुई, तो हमने कहा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। जैसे पूरी टीम के साथ ये अमन है, अमन मुझे नाम वैसे याद नहीं रहता, लेकिन इत्तेफाक क्या है मुझे अब सारे नाम याद है। संजय है ना, संजय, इंदर, ये लोग आए और गौरव, ये 3-4 लोग आए। उसके बाद फिर हमारे जो इनसे जो सीनियर थे, इन बच्चों से सीनियर अमित शाह है और खुर्शीद है और 3-4 जो हमारे और भी लोग हैं जो भी वहाँ पर थे, लंदा हमारे वहाँ आते रहते थे। तो लगा अजय है, तो ये लगा कि हाँ चलो कोई एक स्ट्रक्चर में कोई चीज़ें हो सकती है। तो मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद ये जो म्यूजिक में आए पहले लोग, अगर ये लोग नहीं आ पाते तो शायद हम लोग इसको उतना नहीं कर पाते, या फिर ये भी था कि ऑनलाइन करेंगे, जबकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही होता है, वो तो ऑफलाइन होता है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि ऑनलाइन हम एक दूसरे को स्पर्श से हम सांसें हम महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, हम ऑनलाइन तो वो तो एक ऑफलाइन वाली चीज़ें होती है, तो उसमें हम ये कर सकते थे। लेकिन अब ये जो भी रहा, जैसा भी रहा, हम लोगों का जो भी प्रयास था, गिरधा का जो प्रेम था, सिर्फ गिरधा के प्रेम के लिए हम लोगों ने अपनी जो है अंदर का जो कहना चाहिए बस एक शब्द है, वो एक शब्द है कि वो निकाल लेते हैं हम लोग और साल में उनको याद कर लेते हैं। मुझे लगता है कि याद करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आम आदमी क्या करता है, वो एक रोजी रोटी, कपड़ा मकान, हल्द्वानी में मेरा मकान है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना ये है, उसके बाद मर जाता है, इतने राम नाम शक्ति हो जाता है। पीपल पानी के बाद भी उसके शायद घर वाले भी अगर अधिक उम्र का है तो उसको फिर ज़्यादा वक्त तक याद भी नहीं करते। तो यानी कि हमारा जीवन का मीनिंग क्या हुआ, हम 100 साल के अंदर ही मर गए, अपने लिए जिए, अपने लिए ही मर गए। तो ये विचारधारा के गिरधा थे, तो उनको जीवित रहना चाहिए। आगे भी जो मुझे उम्मीद है, जो ये यहाँ से अभी ये लोग उसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी जाना ही है। ये तो एक यात्रा है, उसमें सभी ने जाना है, बहना है। तो ये लोग आगे, इनके हाथ में ये मसाला है कि ओलंपिक के खिलाड़ी ये बन जाए, आगे को ले जाए। यही मेरे एक इसे दिल में आशा भी है इनके लिए, और ये कर सकता हूँ कि आप लोगों का स्वागत है। और जद्दूवाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ 2 शब्द हमारे लिए बोलना चाहें, अगर आपको लगता है तो आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि साथ एक हम लोग यहाँ पर फोटो का सेशन करेंगे। उसके बाद और लंदा, तो मैंने पहले भी कहा था, लंदा आप कुछ बोलना चाहते हैं? सही लंदा बहुत कुछ ना, आप तो हमारे गुरु जी हुए, तो हम भीष्म पितामह हुए, हम कहाँ हुए। लेकिन जो भी हमारी गलतियां हैं या वो है, उसके बारे में अगर कहीं पर कोई आप लोग विचार रखना चाहते हैं तो संक्षिप्त में रख सकते हैं। आप आइए हमारे बीच में। अब मैं माननीय भूतपूर्व विधायक को बधाई दूँ, ये तो खत लगता है मुझे।
हमारे जज्बा जी हमारे मित्र हैं, वो आपके सामने। तो अभी जैसा राणा जी ने कहा, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है। तो ये मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है। और जो शुरुआत आज आप लोगों ने की थी, आज हिमालय हमन के नदियों से जागो जागो हो मेरा लाल, नी करण दिया हमारे नीलामी, धन करण दिया हमारो नाम। तो ये जब मैं CRST में पढ़ता था तो जिस का जिक्र जोशी जी ने किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन था और हम लोग CRST के लोग, और पहले से ही चर्चा थी और इन लोगों को तो सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा जुलूस और बहुत बड़ा संघर्ष नैनीताल में पहली बार हुआ, और उसके बाद जो अरेस्ट थे उन लोगों को तो खैर छुड़वा लिया गया। और एक DM बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने उस भीड़ में भी, मुझे याद है फ्लैट में बहुत उनको उकसाया भी गया। किसी ने कहा मियाँ की तो जान जा रही है, मुर्गी को मजा ही जा रही है। तो बोरा जी ने उसको बड़े अच्छे ढंग से संतुलित किया। तो मेरा कहने का आशय ये, गिरदा को हमने उसके बाद देखा और उनका ड्रामा डिवीजन भी वहीं पर था नीचे अशोक रेस्टोरेंट में। लेकिन तब से लेकर हम लोग भी पता नहीं कैसे कब से जुड़ गए, इतना निकट उनके बहुत निकट आ गए। और फिर आंदोलनों का सिलसिला, जैसे आपने बताया वन आंदोलन की बात रही हो, वो नशा वाला जो आंदोलन था उसमें बगड़ से लेकर सौड़, बगड़, कोटाबाग, कहाँ साथ साथ जाते थे। तो गिरदा का ये था कि एक तो अन्य चीज़ों का एक बहुत भले आदमी भी थे और जानते थे साथ वाले की क्या परेशानी है, नौजवान आ रहे हैं, भाई भूखा प्यासा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि, और पता नहीं उनका जहाँ वो रहते थे पहले, भाभी जी यहाँ आदरणीय हैं, शादी से पहले तो हमारा घर भी ऊपर ही पड़ता था और हमारा ऐसे ही था। आप लोग जानते हैं कि देर में जाते थे और यहाँ भाई साहब यहाँ खाना खा के, तो रोज गिरदा की यहाँ हमारी मंडली थोड़ी देर जमती थी। गिरदा भला ये है वो है। और जैसे अभी आपने कहा 17 अगस्त 1984 का जो उन्होंने कहा, जन एकता खोज करो, जहर के दम पर ये तंत्र को भस्मीभूत करो। तो वो उनका ये भी रहता था वहाँ कि जैसे वो लिखेंगे वो कागज वहाँ उनके बहुत सारे पड़े रहेंगे, गिरदा क्या कर रहे थे, बढ़ हो। तो वो इस तरीके से उनका एक था। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसा आपने भी कहा, आदमी तो आता है चला जाता है और गायक तो कई हुए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोग रहेंगे। लेकिन जब वो जनता के लिए गाते थे उनके मन से, और जो बात निकलती थी उसमें जो ओज भी था उनका, तो जब वो खास तौर से इन सड़कों में निकले, जैसे अभी जोशी जी ने बताया कि आज हिमालय गौरदा की किसी रचना से उन्होंने उसको डेवलप किया था, लेकिन उसको जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने वाले गिरदा ही थे। और आज भी ये समझिए आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह लोग कार्यक्रम कर रहे होंगे, हमको पता भी नहीं होगा उस कार्यक्रम का। तो ये वास्तव में जो एक संवेदनशीलता, एक बेहतर समाज बने, जो आपने सारी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत अभी उनकी की, कि भाई जो साधारण आदमी है इन संसाधनों पर उसका सबसे पहले अधिकार होना चाहिए। और ये लड़ाई जो एक प्रकार से राज्य की लड़ाई भी थी। तो आज भी मैं समझता हूँ गिरदा ने जो कहा था कि आज हिमालय हमू के नदियों से, तो वो धार आज भी गिरदा की लगी हुई है। जब जंगल जमीन के जो सवाल थे आप देख रहे हैं, उन पर उन्होंने नदी के बारे में, पानी के बारे में भी आप लोगों ने भी सुनाया था। तो वो अधिकार तो यहाँ के लोगों के पास आज रहा ही नहीं। वो गरीब आदमी की जमीन लूटी जा रही है, जिन संसाधनों की उसने रक्षा की है। जैसे आपने कहा वन आंदोलन की बात की, वन आंदोलन का सवाल यही था, भैया हमारे संसाधन है, हमारा जंगल का हमारा रिश्ता है और हमारी रोटी भी चलती है, हमारा सम्मान भी चलता है। तो इसलिए लोगों ने जंगल की उस लड़ाई को लड़ा था कि इसको आप बड़े बड़े लोगों के हाथ में देखिए, हमारा हक हकूक छीन रहे हैं। तो वो लड़ाई आज भी जारी है। तो एक संवेदनशील समाज, और जो हमारे, मुझे तो इस बात की खुशी है कि नैनीताल में, जैसे अभी राणा जी ने बहुत अच्छी बात कही, जहाँ हमारी ओर में राजेश भाई को देख रहा हूँ, जोशी तो हैं, मंजूर भाई को देख रहा हूँ, जो वर्षों से, और लल्ला तो जैसे उन्होंने कभी कहा, हम सब लोग भी कहते थे, बहुत गहरा परिचय नहीं था, लेकिन जैसे हम लोगों के यहाँ होता है कि भैया जैसे तैसे कहीं अगर चिपक जाओ, यानी कि 2 रोटी वाली को नौकरी मिल जाए, उसको छोड़ने का साहस हमारे परिवारों में तो बड़ा मुश्किल है अनिल भाई। तो लेकिन आपने एक रास्ता दिखाया, आपने हिम्मत करी, अपना भी मुकाम बनाया, और नए हमारे कितने लोग आज चले गए हैं, और यहाँ सब लोगों को, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये हमारे जो यहाँ के तमाम इस विधा से जुड़े हुए लोग, मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इस मशाल को प्रज्वलित कर रखा है। और मैं समझता हूँ हमको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। गिरदा ने, और जैसे भी कहा कि हो सकता है कभी निराश हो, लेकिन मुझे गिरदा कभी इतने निराश मुझे नहीं लगी। मैं, हमारे लिए तो वो मतलब एक अजीब सा रिश्ता था, क्या उसको नाम दूँ,
जब मैं विधायक भी बन गया तो उसके बाद गिरदा का ये होता था, जैसे 2 अक्टूबर को जो कांड हुआ या खटीमा और मसूरी कांड हुआ, तो उसमें उनका सुबह नरेंद्र भुला मालूम मुन्नर सब दगड़ वाला बोला बतौड़ से, तो एक स्नेह का रिश्ता भी था और हम सब लोग जो तो बड़ा भावुक क्षण भी है। और अभी आपने वो गाया था यहाँ कि एक दिन तो आलो जनता वाला, तो मुझे याद है जब गिरदा के देहावसन की खबर आई तो पहले दिन अखबार में या फोन से ये आया था कि कुछ उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो हम लोग तो मान के चल रहे थे अब फिलहाल वो जैसे पहले भी उबर गए थे इससे उबर जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन खबर आई तो हम लोग जब सबसे पहले हम लोग ही वहाँ सखा दादी के घर में आप लोग रहते थे वहाँ पहुँचे, तो दूसरे दिन जब उनकी अर्थी उठी तो मुझे अच्छे से याद है, जब उनकी अर्थी उठी तो बाबी जी ने कहा कि एक बार शेखर दास या किससे की ये जनता एक दिन तो आलो ये वाला गाय, तो वहीं से उनकी फिर अर्थी हुई। तो और सारा आप जानते हैं कि बारिश के बाद के सारे लोग थे, तो वो हमेशा सबको प्रेरित करने वाले पूरे उत्तराखंड में और उत्तराखंड से बाहर हैं, और उनका नजरिया बड़ा व्यापक था। ये सब लोगों को हमको एक जहाँ वो ये रखते थे कि भाई अपनी लोक विधाएं हैं, अपनी लोक संस्कृति है, उसका संरक्षण संवर्धन करते थे। तो उसके ये नहीं कि पूरे देश की ये लोक संस्कृतियां रहनी चाहिए, अपनी पहचान रहनी चाहिए, ये उनका एक फलसफा हुआ करता था। तो खैर बहुत मैं निश्चित तौर से परेशानियां आती हैं। कल मैंने जोशी जी को फोन भी किया था कि राणा जी परेशानियां आती हैं, कभी बहुत बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, कभी बहुत बड़े नहीं भी होता है, लेकिन जो है कार्यक्रम ये कारवां हमारा रुकना नीचे चलते रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है नए बहुत अच्छे हमारे तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, वो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे इन शब्दों के साथ गिरदा को याद करते हुए और ये विश्वास व्यक्त करते हुए जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उस धारा को हम सब आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे ख्याल से एक बोले फोटो